नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। यह अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी सिंदूर का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। यह न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने सतत विकास लक्ष्यों को उल्लेखनीय गति से प्राप्त कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित एम्स परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा लगाया। बेंगलुरु के चेन्नई स्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को सरकारी विफलता का नतीजा करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन से पैदा हुई मानव निर्मित त्रासदी है। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी कार्यक्रम क्यों हुआ? पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल क्यों नहीं था? संबित पात्रा ने कहा, सबसे दुख की बात यह रही कि जब लोग मर रहे थे तब भी जश्न चलता रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु भगदड़ पर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी सेल्फी लेने में बहुत व्यस्त थे। सरकार ने इसमें बहुत लापरवाही की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर कहा, यह कर्नाटक सरकार की असफलता है। सभी को पता था कि आईपीएल के बहुत सारे फैंस वहां जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी वहां कोई अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। बेंगलुरु भगदड़ पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पुलिस का बंदोबस्त कहां था? एक तरफ लोगों की मौत हो रही थी और दूसरी तरफ जश्न चलता रहा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि वे इस घटना का बचाव नहीं करना चाहते। सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए 15 दिन का समय दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 की है, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग थे। उन्होंने इस घटना के लिए माफी भी मांगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, आज कैबिनेट बैठक को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस सहित कोई भी समारोह नहीं होगा। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने माना कि सरकार से गलती हुई। बेहतर योजना और समन्वय से इसे टाला जा सकता था। खड़गे ने कहा कि सरकार भीड़ को काबू नहीं कर पाई। वैदिक मंत्रों, पुष्पों की महक और धूपों की आभा के साथ श्री राम मंदिर परिसर आज श्रद्धा और तीव्रता का प्रतीक बना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित एम्स में धानुका प्रतीक्षा क्षेत्र के उद्घाटन के लिए हवन और पूजा में हिस्सा लिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, एम्स देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। हजारों मरीज रोजाना आते हैं और सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि देश भर से आते हैं। एम्स पर लोगों का भरोसा कायम है।
जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज एनआईए की छापेमारी चल रही है। कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, कुपवाड़ा और सोपोर सहित कई स्थानों पर एक साथ एनआईए ने छापा मारा। आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में ये एक्शन हो रहा है। शोपिया जिले की अगर बात करें तो यहां स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए रेवेन, नीलदोरा, चाकू और बटमुरान, वानपोरा इलाकों में छानबीन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जो एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर दिखाता है। पीएम ने लिखा है कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम में भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री और तजाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेंट्रल एशिया के 5 देशों तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ऐसे समय में राजनीति करना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। यह निंदनीय है। जो लोग हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, वे देशभक्त कैसे हो सकते हैं। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ चल सकता है महाभियोग। सरकार राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा का मामला सरकार के संज्ञान में है। इस पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुडिशरी में करप्शन का मामला देश के लिए बहुत गंभीर है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद का सीधे तौर पर उल्लेख किए बगैर न्यायपालिका में करप्शन को लेकर अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुख की बात है कि न्यायपालिका में करप्शन और न्यायिक कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना यानी तीनों सेनाओं का अखिल महिला नौकायन अभियान दल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद घर लौट आया है। भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम की ओर से ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नौकायन मिशन था, जिसके तहत सेशेल्स की 2 महीने लंबी 1800 समुद्री मील की यात्रा पूरी की गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IAES की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 2025 से 2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में सचिव DRPGV श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया है। वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सदन की विदेश मामलों की समिति HFAC के नेतृत्व के साथ विचार विमर्श किया। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बैठक में आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने में पूर्ण एकमतता बनी। वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉक्स के द्विदलीय सह-अध्यक्षों रो खन्ना, रिच मैककॉर्मिक और उप सह-अध्यक्षों एंडी वर और मार्क वीसी से मुलाकात की। ब्रुसेल्स में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के साथ संबंध, विदेश मामलों की समिति और सुरक्षा एवं रक्षा के लिए प्रतिनिधिमंडल के यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के दौरे पर हैं। राजपुरा पटियाला में उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनतकश किसान अपने पसीने से देश के भंडार भरने का काम करते हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने साकेत गुरुद्वारे के पास नाले का निरीक्षण किया। परवेश वर्मा ने कहा, यहां सीवर लाइनें सोमवार नालों में मिल रही हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई भी बड़ी सीवर लाइन परियोजना नहीं बनी है। आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने हजरतगंज इलाके में फ्लैग मार्च किया। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, कई जगहों पर बाढ़ का पानी हुआ कम। हालांकि 21 जिलों में अब भी 6.7 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित, मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। श्रीभूमि लगातार सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद हैलाकांडी और कछार हैं।
सिक्किम में पाक्योंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आज कार्टन में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने अपना पहला निकासी अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अलावा चीता हेलीकॉप्टर का उपयोग करके 4 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पर्यटकों को सिलीगुड़ी तक आने जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने उनकी सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था की है। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, जबकि कल कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। और फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने सभी परिचालनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी हद तक कम करने और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता हासिल की है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 197.83 अंक चढ़कर 81,196.08 अंक पर, जबकि NSE निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 24,691.20 अंक पर पहुंच गया। सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का कर संग्रह का प्रयास काफी अच्छा है। भारत, अमेरिका और मेक्सिको वैश्विक स्तर पर सबसे संतुलित वैश्विक क्षमता केंद्र इकोसिस्टम के रूप में उभरे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि से जुड़े सेक्टर जैसे ट्रैक्टर्स, एग्री इनपुट, ग्रामीण, NBFC और कंज्यूमर ड्यूरेबल की आय में 10 से 15% की सालाना आधार पर वृद्धि हो सकती है। EPFO ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिव करने और बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। निर्यात के मोर्चे पर मजबूत मांग के कारण मई में भी भारत का सेवा क्षेत्र बढ़ता रहा और रिकॉर्ड भर्तियां की गईं। भारत में 2024 में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संपत्ति में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही पिछले साल के अंत तक 3,78,810 मिलेनियर्स की संपत्ति $1.5 ट्रिलियन रिकॉर्ड की गई। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय बैंक अगले 12 महीनों के लिए स्थिर एसेट क्वालिटी बनाए रखने में सक्षम है। भारतीय फर्मों ने कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक ऑक्युपायर्स की हिस्सेदारी ग्रॉस लीजिंग एक्टिविटी में 2022 से बढ़ते हुए 46% हो गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने परिचालन में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल में बढ़ोतरी की प्रतिबद्धता के तहत 2 नई परियोजनाओं के साथ सौर क्षमता को 30 मेगावाट पीक तक बढ़ाने की घोषणा की। ग्रेटर नोएडा में चल रहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो में इस बायोवेस्ट को ऊर्जा में बदलने वाले मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि बायोवेस्ट को प्रोसेस कर ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा, जिससे असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने 22 मई के दिन एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ने इस दिन महज 1 मिनट के दौरान ही 31,814 टिकटों की बुकिंग की, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और फ्रांस के व्यवसायों के बीच गहरा तालमेल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी पूरी 2.47% हिस्सेदारी बेच दी है। वहीं किया मोटर्स ने भी अपनी 0.6% हिस्सेदारी बेची है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी ने कहा है कि सेशन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा पहल को लेकर आ रही अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का पता लगाना था। भारत ने एशियाई विकास बैंक द्वारा 3 जून को पाकिस्तान में वित्तीय सुधार के लिए $800 मिलियन के अनुदान कार्यक्रम की मंजूरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, उसके घटते कर, जीडीपी अनुपात और प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी का हवाला देते हुए ये विरोध किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का कर संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 13% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 9.2% रह गया और ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के औसत 19% से काफी कम बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं में 75 मिनट तक की बातचीत चली, जिसमें खासतौर से रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। ट्रंप ने बातचीत के बाद बताया कि पुतिन ने सख्ती के साथ यूक्रेन से ड्रोन हमले का बदला लेने की बात कही है, जिसमें पुतिन ने कहा कि रूस अपने सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल पर पुतिन के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा करते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। पुतिन और ट्रंप की ये बातचीत रूस में ड्रोन हमले के 4 दिन बाद हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को गाजा में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को संघर्ष विराम से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह प्रस्ताव 15 सदस्यीय परिषद में लाया गया था, जहां बाकी 14 देशों ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। ईरान ने अमेरिका के परमाणु समझौते का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरानी लोगों के हितों के खिलाफ है। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि तेहरान अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाना जारी रखेगा। खामेनेई ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा ईरान की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका में कई दौर की परमाणु वार्ता के बाद वाशिंगटन की ओर से तेहरान को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करना है। अर्जेंटीना में हाल के वर्षों में उच्च पेंशन की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में अर्जेंटीना सरकार की विधायी शाखा अर्जेंटीना नेशनल कांग्रेस के बाहर कार्यकर्ताओं और सेवानिवृत्त अर्जेंटीना के लोगों ने उच्च पेंशन की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई का कहना है कि सरकार सार्वजनिक व्यय में कटौती करके अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने का प्रयास कर रही है। क्यूबा के छात्रों ने नए मोबाइल इंटरनेट टैरिफ के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिसमें मासिक डेटा सीमा से अधिक डेटा उपयोग करने वालों के लिए भारी शुल्क शामिल है। क्यूबा के लोगों का कहना है कि सरकारी दूरसंचार कंपनी एरका द्वारा 30 मई को लागू किए गए टैरिफ वृद्धि से उन्हें प्रति माह केवल कुछ गीगाबाइट डेटा ही मिलेगा, क्योंकि अतिरिक्त डेटा खरीदना बहुत महंगा हो जाएगा। बोलिविया का कोचाबाम्बा शहर कचरे के ढेर से जूझ रहा है। बोलिविया का कोचाबाम्बा शहर कचरे से निपटने को लेकर काफी संघर्ष करता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 6 लाख की आबादी वाले शहर कोचाबाम्बा में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोचाबाम्बा शहर में डायरिया के मामलों में 7% की वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कुछ देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वीजा निलंबित करने के लिए एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुए हादसे पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने गहरा दुख जताया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि बोर्ड को मैदान पर जश्न के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस त्रासदी को दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाला बताया।
वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत के जश्न में विक्ट्री परेड रद्द हुई थी। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड की अनुमति न मिलने के चलते इसे रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि एक खुली बस में विक्ट्री परेड निकालने की योजना थी। भारतीय स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक निजी समारोह में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की। टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव की सगाई समारोह में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्तों के साथ साथ भारत और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेटर शामिल हुए। लखनऊ के श्यामनगर की रहने वाली वंशिका से कुलदीप यादव की सगाई हुई है, जो कि उनकी बचपन की दोस्त है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। एशिया कप 5 से 14 सितंबर के बीच चीन के हांगझो में होगा। भारत को पूल बी में रखा गया है, जिसमें गत चैंपियन जापान, थाईलैंड और सिंगापुर की टीमें भी शामिल हैं। एशिया कप के पूल ए में मेजबान चीन के साथ कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे की टीम को शामिल किया गया है। हाल ही में सीरीज में पदक जीतने वाली महिला पहलवान का हुड्डा ने जताया भरोसा, कहा एशियन गेम्स में पदक जीतना रहेगा लक्ष्य। महिला पहलवानों ने दिल्ली में लगे हुए राष्ट्रीय कैंप पर जताई खुशी, कहा दिल्ली में कैंप लगने से मिल रही है हर तरह की सुविधा। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।